नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और आपकी खबर आपका फायदा में आपका स्वागत है। ई कॉमर्स, क्लिनिकल ट्रायल और मेडिकल इक्विपमेंट को रेगुलेशन के दायरे में लाने की तैयारी अब पूरी हो गई है। सरकार की ओर से ड्राफ्ट तैयार है और अब इस पर लोगों से सुझाव मांगे गए हैं। मतलब आप भी अपनी राय दे सकते हैं इस ड्राफ्ट पॉलिसी पर। इसमें नई दवाओं के रिसर्च, बॉडी इम्प्लांट, मेडिकल इक्विपमेंट के क्लिनिकल ट्रायल से होने वाले नुकसान या मौत पर हर्जाना और सजा का प्रावधान है। आज हम इसी पर डिटेल में चर्चा करेंगे कि इस गाइडलाइन में क्या क्या चीज़ें नई हैं, क्या सुझाव मांगे गए हैं और समझेंगे कि नए कानून से मेडिकल R&D के क्षेत्र में कितना बड़ा बदलाव होगा, कितना फ़ायदा होगा, दवाओं की ऑनलाइन बिक्री को रेगुलेट करने के लिए क्या क्या करने की ज़रूरत है। आज इस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। सरकार क्लिनिकल ट्रायल, मेडिकल इक्विपमेंट और ई फार्मा को लेकर नए नियम कायदे लागू करने की तैयारी में है। इसके लिए प्रस्तावित बिल तैयार है जो दवा बनाने वाली और इस पर रिसर्च करने वाली कंपनियों की मनमानी को रोकेगा। प्रस्तावित बिल में नई दवाओं के क्लिनिकल ट्रायल के नियम को सख्त बनाया गया है। सबसे अहम बात यह है कि दवाओं के लोगों पर परीक्षण के दौरान अगर किसी को क्षति पहुंचती है या दवा का परीक्षण करने वाली कंपनी हर्जाना नहीं देती या फिर इलाज कराने में लापरवाही करती है या फिर इस क्रम में किसी की मौत हो जाती है तो उन स्थितियों में जिम्मेदार लोगों को 1 साल तक जेल भी हो सकती है। साथ ही हर्जाने की रकम का कम से कम 2 गुना दंड भी भरना पड़ेगा। ड्राफ्ट के तहत सिरिंज, लेंस, स्टेंट, इम्प्लांट वाले ढेरों मेडिकल डिवाइसेस का मरीजों पर परीक्षण किया जाता है, लेकिन अब इन ट्रायल में कोताही करना भारी पड़ेगा। कुछ साल पहले एक दिग्गज कंपनी के हिप इम्प्लांट में खामी को लेकर भारी विवाद हुआ था, जिसके बाद सरकार को हर्जाने के लिए बाकायदा कमेटी बनानी पड़ी थी। ऐसे मेडिकल डिवाइसेस के लिए भी दवाओं की तरह मेडिकल डिवाइसेस टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड बनाना होगा, जिसमें तकनीकी एक्सपर्ट होंगे जिनकी मंजूरी जरूरी होगी। साथ ही दवाओं के परीक्षण पर लागू होने वाले हर्जाने के नियम मेडिकल डिवाइसेस पर भी लागू होंगे। अभी मेडिकल डिवाइसेस को दवाओं की कैटेगरी में रखकर ही उनका रेगुलेशन किया जाता है। अलग से कैटेगरी बनाने के बाद दवाओं की तरह ही सख्त पैमाने लागू होंगे। केंद्रीय और राज्य स्तर दोनों पर ही टेस्टिंग लैब बनाने का प्रस्ताव किया गया है। देश में मेडिकल डिवाइसेस का कारोबार तेजी से बढ़ा है और सोफिस्टिकेटेड डिवाइसेस के लिए आज भी इंपोर्ट पर ही निर्भर है। आंकड़े बताते हैं कि कारोबारी साल 2020-21 में करीब $6.25 अरब का मेडिकल इक्विपमेंट इंपोर्ट किया गया। हाल के वर्षों में ऑनलाइन फार्मेसी का कारोबार बढ़ा है, जिसके बाद इसके रेगुलेशन को लेकर कानूनी विवाद भी बढ़े हैं। कई मामले हाईकोर्ट तक भी पहुंचे। नए बिल में इसको लेकर भी साफ किया गया है कि ऑनलाइन फार्मेसी के लिए कंपनियों को अलग से लाइसेंस लेना होगा। मौजूदा ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट में ऑनलाइन फार्मेसी या ई फार्मेसी शब्द का जिक्र नहीं होने से ऐसी कंपनियों के कारोबार को लेकर सवाल उठते रहे हैं। माना जा रहा है कि प्रस्तावित बिल के कानून बन जाने पर ऑनलाइन दवाओं की बिक्री और क्वालिटी को लेकर चिंताएं दूर होंगी और विवाद भी खत्म होगा। बिल में कॉस्मेटिक्स के इंपोर्ट और इसकी क्वालिटी और सुरक्षा से जुड़े नियमों को सख्त करने की बात कही गई है। साथ ही मौजूदा कई तकनीकी शब्दों की परिभाषा को व्यापक किया गया है ताकि गड़बड़ी करने पर जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय की जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आज की चर्चा में हम ये समझेंगे कि ये न्यू ड्रग्स और मेडिकल डिवाइसेस एंड कॉस्मेटिक्स बिल क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इसके क्या फ़ायदे हैं और हमारी आपकी ज़िंदगी पर इस नए, अगर ये बाद में ये तब्दील होता है, कानून बन जाता है, तो हमारी आपकी ज़िंदगी पर दवाई खरीदने और साथ ही जो हम अस्पतालों के चक्कर लगाते हैं इम्प्लांट या बाकी चीज़ों के लिए, हमारे आपके लिए क्या बदलने वाला है, इसी पर चर्चा करेंगे। और हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं डॉक्टर जयेश लेले, जो कि महासचिव हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के। जयेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। और मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही होगा कि आप जरा हमारे दर्शकों को आसान भाषा में ये बताएं सर कि ये जो न्यू ड्रग्स और मेडिकल डिवाइसेस एंड कॉस्मेटिक्स बिल है, ये क्या है, इसको लाने की जरूरत क्यों पड़ी, पुरानी जो व्यवस्था थी उसमें क्या दिक्कत थी? आज के तारीख में 1940 का ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट हमारे यहाँ मौजूद है
लेकिन 1940 का आज आप समझिए कि उसको कम से कम 80 साल आज की तारीख में हो गए हैं और काफी दवाई नहीं आई है। और वो जो ड्रग एक्ट है उसके अंदर कोई भी मेडिकल इक्विपमेंट, कोई भी मेडिकल डिवाइस, जैसे वो ईसीजी मशीन हो या किस तारीफ का, कहीं भी उसका जिक्र नहीं है। तो इसके बारे में ये जो ड्रग नया जो आ रहा है उसके अंदर ऑल मेडिकल डिवाइसेस जो पेशेंट यूज करता है, समझो ब्लड शुगर का मशीन हो या रेस्पिरेटरी मशीन हो या ऑक्सीजनेटर हो, तो वो सभी जो डिवाइसेस आज मेडिकल से रिलेटेड है वो सभी उसके अंदर मौजूद रहेंगे। उसी के साथ में आप लोग देख रहे हैं कि नीति आयोग जी ने ई मेडिसिन, ई प्रिस्क्रिप्शन भी तैयार किया है। तो इसके बारे में ई फार्मेसी भी हमें लागू करना है। तो ये ई फार्मेसी का भी जिक्र इसके अंदर आने वाला है। ड्रग्स जब भी नया इंट्रोड्यूस होता है तभी उसकी ट्रायल लेनी पड़ती है। तो ट्रायल वो अच्छी तरह से हो, वही ट्रांसपेरेंसी हो। उसी के साथ में अगर कोई पेशेंट को तकलीफ होता है तो उसका भी उसका क्लियरिटी हो। तो ये सब अंदर आने वाला है। उसी के साथ में जो हमारे यहाँ जो मौजूदा सिस्टम है, जैसे एलोपैथी है, आयुर्वेदिक है, यूनानी है, होम्योपैथिक है, तो इसी सभी लोगों को, सभी मेडिसिन को इसके अंदर उसका जिक्र किया है अच्छी तरह से। और वो जो मॉडर्नाइजेशन हम लोग जो बोलते हैं, तो आज मॉडर्नाइजेशन सभी जगह हो रहा है। तो उसका इम्पोर्टेंस, ये जो नया मेडिकल एक्ट आएगा वो सभी का उसके ऊपर लागू रहेगा। और जो लोगों को काफी हद तक कभी-कभी परेशानी उठानी पड़ती है कि इक्विपमेंट चला, नहीं चला, खराब हो गया, तो वो सब अच्छी तरह से स्टैंडर्डाइजेशन होने से उसका एक नया कंट्रोल बोर्ड एक गवर्नमेंट ने प्रस्तुत किया है। तो उसके बारे में हम अच्छी तरह से, ये ड्रग एक्ट लागू होने के बाद में उसके ऊपर अच्छी तरह से कंट्रोल होएगा। पेशेंट को आज अच्छी तरह से सावधानी बरतने के साथ-साथ उनको सेवा भी अच्छी मिलेगी। तो इसके लिए ये जो नया ड्रग आ रहा है वो 2 दिन के पहले ही गवर्नमेंट ने वेबसाइट के ऊपर रखा है। और उसके हम लोग वो स्टडी करके उसके जो भी इम्पोर्टेंट चीज है, हाँ, जहां हमें कुछ लगा कि इसके ऊपर सुधारित होना चाहिए, वो हम लोग वो कोशिश करके इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से और गवर्नमेंट को बता देंगे। तो आज एक नया एक्ट आ रहा है, उसको इम्पोर्टेंट चीज जो अच्छी चीज है वो हमें डेफिनेटली उसके अंदर से लेना चाहिए। अच्छा, तो आप करें कि जो अच्छी बातें इसमें हैं उससे हमें लेना चाहिए और ये बहुत ज़रूरी भी है। हमारे साथ डॉक्टर हेमंत देशमुख भी जुड़ चुके हैं, पूर्व डीन केईएम हॉस्पिटल मुंबई के। देशमुख जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जो बात अभी जयेश लेले जी ने कही, इसको मैं थोड़ा और डिटेल में जाना चाहता हूँ। इसको और थोड़ा आसान भाषा में हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक समझें कि इस बिल का मतलब है क्या। जो बात अभी जयेश लेले जी ने कही कि जो मेडिकल डिवाइस हैं वो इसके दायरे में आएंगे और उसकी क्वालिटी को लेकर के ज़्यादा फोकस होगा। अभी अभी जो एक कंज्यूमर के तौर पर हमारे सामने दिक्कत ये आती है कि जब हम मार्केट में जाते हैं, मान लीजिए हमने कोई शुगर जांचने की डिवाइस खरीदी या बीपी जांचने की हमने डिवाइस खरीदी, तो उसमें बड़ा अलग अलग रेंज का है। आपको 1000 रुपये में भी मिलता है और ज़्यादा भाव पर भी आपको मिलता है। तो हमें ये समझ में नहीं आता कि अगर मैं कम प्राइस वाला ले रहा हूँ तो उसकी क्वालिटी कैसी है, वो जो रीडिंग दिखा रहा है शुगर का या बीपी का, वो कितना सही है। क्या इस नए कानून के बाद ये कंफ्यूजन या ये दुविधा हमारी दूर हो जाएगी? या आप सही कहते हो। मेडिकल डिवाइसेस पहले हमारे ड्रग एक्ट में ही मौजूद था। मेडिकल डिवाइसेस का अलग एक्ट तो होता ही नहीं है, लेकिन मेडिकल डिवाइसेस अगर आप ड्रग्स के कंट्रोल में लाते हो तो मेडिकल डिवाइस और ड्रग्स, और थर्ड उसमें कंपोनेंट होता है कॉस्मेटिक्स का। तो जो ड्रग्स होते हैं, कॉस्मेटिक्स होते हैं और मेडिकल डिवाइस होते हैं, उनका एक परिणाम होता है कि इस परिणाम के लायक अगर उनकी मैन्युफैक्चरिंग होगी तो पेशेंट की सेफ्टी, डिवाइस की एफिकेसी, इसके लिए काफी हद तक हमें जाना पड़ेगा। एक इंफीरियर क्वालिटी की अगर डिवाइस होती है तो वो हानिकारक होगी पेशेंट के हेल्थ के लिए, क्योंकि मेडिकल डिवाइस ऐसी चीज है जो पेशेंट के बॉडी के अंदर जाती है। बहुत बार तो हमने ये देखा है कि हमारे ब्लड वेसल के अंदर ये मेडिकल डिवाइस होती है जो हमेशा के लिए रहती है। तो ये सबसे सख्त कानून है कि मेडिकल कोई भी इंफीरियर क्वालिटी का नहीं होगा, और अगर ये इंफीरियर क्वालिटी का होगा, एक स्टैंडर्ड के नीचे होगा, तो उसके लिए काफी नुकसान पहुंच जाएगा मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरर्स के लिए। और इसकी सख्त कार्रवाई भी होगी अगर मेडिकल डिवाइस एक स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर नहीं होता है। तो मेडिकल का एक और एडिशनल फायदा
पेशेंट्स के लिए होगा, यानी हमारे सब परिजनों के लिए होगा कि जो भी मेडिकल डिवाइस इस्तेमाल होगा या मैन्युफैक्चर होगा, उसकी भी ट्रायल होगी और उसके लिए अलग से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, वहाँ एक अलग से दायरा होगा, वहाँ अलग एक कमिटी बैठेगी और सिर्फ मेडिकल डिवाइसेस की एफिकेसी और एफिशिएंसी देखी जाएगी। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि जो मेडिकल डिवाइस हैं, मतलब जो दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं उनके लिए इस खबर का मतलब ये है कि आप जो डिवाइस मेडिकल पर्पज से इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो शुगर नापने वाला डिवाइस या बीपी नापने वाला डिवाइस या कोई और मेडिकल डिवाइस आप इस्तेमाल करते हैं, और उसमें जो आपकी दुविधा होती है कि जो आपने डिवाइस खरीदी है वो ठीक भी है या नहीं है, वो जो रीडिंग दे रहा है, जो बीपी आपका बता रहा है, जो शुगर बता रहा है, वो ठीक भी है या नहीं है, इसको लेकर के आपकी दुविधा इस कानून के बाद दूर हो जाएगी, क्योंकि इसके ऊपर सख्ती बढ़ने वाली है, ट्रांसपेरेंसी आएगी, और जो अच्छी क्वालिटी के डिवाइस होंगे, जो ट्रांसपेरेंट होंगे, जो सही रीडिंग देंगे, वही आप तक पहुंचेंगे। ये इसका मकसद है। अब उर्वशी प्रसाद भी हमारे साथ हैं, डायरेक्टर हैं डिपार्टमेंट मॉनिटरिंग एंड इवेल्यूशन ऑफिस नीति आयोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका उर्वशी प्रसाद जी। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि सरकार का मकसद इस पूरे कानून को लाने के पीछे ये है कि रिसर्च को भी बढ़ावा दिया जाए और लोग क्लिनिकल ट्रायल के लिए तैयार हों। इसके लिए कुछ नियम भी कड़े किए गए हैं, क्योंकि ये कहा गया है कि क्लिनिकल ट्रायल में अगर कोई किसी को दिक्कत होती है, इंजर्ड होता है, डेथ होती है, तो वहाँ पर आपको पर्याप्त हर्जाना देना होगा, ट्रीटमेंट कराना होगा, और ऐसा नहीं करने पर बहुत सख्ती बरती जाएगी, जेल तक हो सकती है। तो आपको क्या लगता है कि इस प्रावधान से क्लिनिकल ट्रायल बढ़ेंगे? ऐसा तो नहीं कि कंपनियां इससे डर जाएंगी? जी देखिए, जो रूल्स हैं अभी उनमें काफी सारे ये प्रावधान हैं, लेकिन उसमें पनिशमेंट का जो एक प्रावधान है वो नहीं है। वो अब इस बिल में इंट्रोड्यूस किया गया है। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत जरूरी है, क्योंकि क्लिनिकल ट्रायल जो होता है उसको एक बहुत एथिकल तरीके से कंडक्ट करना पड़ता है, और उसमें इंश्योर करना पड़ता है कि अगर कोई पार्टिसिपेंट को कोई इंजरी हो जाए या उसके साथ कोई ऐसी हादसा हो जाए कि उसकी डेथ हो जाए, तो उसको पूरा उसकी जो फैमिली है उसका कॉम्पनसेशन वो मिलना बहुत ज़रूरी है, और इसमें पेनल्टी होना, पनिशमेंट होना ज़रूरी है, जिससे कि एक बहुत ही एथिकल और बहुत ही सही तरीके से क्लिनिकल ट्रायल कंडक्ट किया जाए। तो मुझे नहीं लगता कि इसकी वजह से क्लिनिकल ट्रायल कम होंगे। आप बाकी देशों में देखेंगे तो क्लिनिकल ट्रायल के बड़े स्ट्रिक्ट कानून होते हैं। तो हमारे यहाँ भी ज़रूरत थी कि हम थोड़ा उसको टाइटन अप करें, जो इस बिल में प्रपोज़ किया गया है। तो मुझे नहीं लगता कि उसकी वजह से क्लिनिकल ट्रायल कम होंगे, लेकिन ये ज़रूर है कि वो ज़्यादा एथिकल और ज़्यादा बेहतर तरीके से कंडक्ट किए जाएँगे। हाँ, ठीक है। तो आप ये कह रही हैं कि इससे ट्रायल कम नहीं होंगे, बल्कि एक बेहतर तरीके से ये कंडक्ट किए जाएंगे। ये अच्छी बात है और ये सबके हित में होगा। अब जयेश लेले जी, मेरा आपसे एक सवाल ये है सर कि इस बिल के लिए सुझाव भी मांगे गए हैं, पब्लिक कमेंट मांगे गए हैं, और आप चूंकि एक्सपर्ट हैं, तो आपका सुझाव क्या होगा? आपको अगर पूछा जाए कि इस बिल में और क्या क्या शामिल किया जाए, तो आप क्या क्या सुझाव देंगे सर? हेलो। जयेश लेले जी, आप सुन पा रहे हैं सर? हाँ हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ। ये पब्लिक कमेंट्स मांगे हैं। हम लोग आज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो सबसे बड़ी एसोसिएशन है, उसके तरफ से हम लोग इसका डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं। उसमें दो चीज मैं इम्पोर्टेंट कहना चाहूंगा कि जैसे ई फार्मेसी इंट्रोड्यूस किया है, तो ई फार्मेसी के ऊपर जास्ती अच्छी तरह से होना चाहिए, क्योंकि दिन ब दिन ई फार्मेसी बढ़ने वाला एक प्रक्रिया है। उसी के साथ में जो केमिस्ट जो हमारे यहाँ आते हैं, वो केमिस्ट के यहाँ जो दवाई बेची जाती है, तो उसके ऊपर भी कुछ कंट्रोल ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर तहत आया जाए, कि जिसके लिए कि कोई भी केमिस्ट होगा वो बराबर दवा देगा। उसी के साथ में जो हम लोग लिखने वाले हैं इसके बारे में, कि जो इम्पोर्टेंट चीज हम लोग देखी गई है कि जैसे एथिकल जो इन्वेस्टिगेशंस और ट्रायल्स होते हैं, तो ट्रायल के साथ में जो हमने काफी टाइम ऐसा देखा गया है कि इंडियन ट्रायल्स और फॉरेन ट्रायल्स में बहुत फर्क होता है, तो वो सब हमें फॉरेन ट्रायल्स भी इसके साथ में जो इंडियन ट्रायल्स का कंपैरिजन होना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि इंडियन मरीज और फॉरेन मरीज में थोड़ा सा
एक जेनेटिकल डिफरेंस है, दवाई की जो वेटेज है उसके ऊपर भी थोड़ा सा फर्क है, डोसेज में फर्क पड़ सकता है, एलर्जीज में फर्क पड़ सकता है। तो इसके बारे में वो ऑल ओवर वर्ल्ड की भी जो कमेंट्स है उसके ऊपर भी साथ में मौजूद करनी चाहिए, क्योंकि वो हमें देखना चाहिए कि उसमें कोई डिफरेंस ना हो जाए, नहीं तो यहाँ काम नहीं करेगी और वहां काम करती होगी, या वाइस वर्सा हो सकता है। उसी के साथ में ड्रग का जो उन्होंने जो बताया है कॉस्मेटिक एक्ट में, सेलिंग के ऊपर कुछ कंट्रोल नहीं है, तो सेलिंग के ऊपर कुछ कंट्रोल लाया जाए, जिसके तरह से लोगों को, जैसे हमने आज एक जन औषधि तैयार किया है, तो उसी के साथ में जन औषधि के साथ में भी लिंक किया जाए, और जो सेल जो हो रहा है वो जन औषधि के साथ में भी जो दवा मिल रही है वो भी सब इसके अंदर आनी चाहिए, सो दैट एकदम ट्रांसपेरेंसी हो जाए और पेशेंट को उसका बेनिफिट मिले। ये सब हमारी है जब प्राइमरी जो डिस्कशन में आया है, लेकिन हम लोग जैसे पूरा उसका डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे वो गवर्नमेंट को सबमिट कर देंगे। हमें 1 महीने का टाइम है, तो उसके लिए हम लोग इसके ऊपर वर्किंग आउट कर रहे हैं, और डेफिनेटली हम लोग 1 महीने के अंदर अच्छा डॉक्यूमेंट तैयार करके। अब डॉक्टर देशमुख, एक महत्वपूर्ण सवाल सर मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि इसमें मेडिकल इम्प्लांट और स्टेंट को भी शामिल किया गया है, और ये बहुत ही सेंसिटिव मामला है इम्प्लांट का और स्टेंट का। क्या कंपनियां अब तक आधे अधूरे तरीके से इसे लॉन्च कर देती थी? ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आप देखिए कि जॉनसन एंड जॉनसन के हिप इम्प्लांट का मामला कितना ज़्यादा चर्चा में आया था, मुद्दा काफ़ी गर्मा गर्म यहाँ पर इसके ऊपर बहुत चर्चा चली थी। तो आप जरा बताएं कि इसको लेकर क्या स्थिति अभी है और क्या बदल जाएगा इसके बाद? इस नए एक्ट में जो 2022 में जो आ रहा है, उसके जो सुझाव मांगे गए हैं, उसमें खास करके 2 चीजें एडिशनल हो गई है। एक तो ई फार्मेसी का मामला है और मेडिकल डिवाइसेस का मामला है। तो ई फार्मेसी का तो आपने डॉक्टर लेले ने बता दिया है, लेकिन मेडिकल डिवाइसेस जब भी हम कहते हैं तभी वो सिर्फ ब्लड शुगर नापने की मशीन नहीं होती है, लेकिन इसमें और काफी इम्प्लांट्स होते हैं, जैसे कि आप नी जॉइंट इम्प्लांट होता है, हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट होता है, हार्ट के स्टेंट्स होते हैं, और एक आयोटिक एन्यूरिज्म के आयोटिक स्टेंट ग्राफ्ट्स होते हैं। ये जो काफी सोफिस्टिकेटेड मेडिकल डिवाइसेस होते हैं, और लास्ट में तो अब ऐसे हुआ है कि ब्रेन के एन्यूरिज्म्स ट्रीट करने के लिए हम 10-10 लाख के इम्प्लांट यूज करते हैं। तो ये इतने सोफिस्टिकेटेड मेडिकल डिवाइसेस अगर हम इंडिया में यूज करने वाले हैं, तो उसकी सख्त टेस्टिंग और उसकी सेफ्टी की मात्रा काफी अच्छी होनी चाहिए, और इस मात्रा के हिसाब से उनकी जो इंडिया में उनकी जो पड़ताल होगी, उसके लिए एक नए केंद्र, यानी हमारे क्लिनिकल ट्रायल्स जो होते हैं वो उसके लिए राज्य और केंद्र में एक एक्रीडेटेड लैब्स होंगी, और इस एक्रीडेटेड लैब्स में कुछ बेंचमार्किंग टेस्टिंग भी होगी, और इस बेंचमार्क टेस्टिंग के हिसाब से वो डिवाइस सिर्फ मार्केट में आएगा। अब इंडिया में ये जो सोफिस्टिकेटेड मेडिकल डिवाइसेस मैंने जो बताए हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी तो काफी कम है, लेकिन ये काफी इंपोर्ट होने वाली डिवाइसेस हैं। हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट यानी ऑर्थोपेडिक के जितने भी इम्प्लांट्स हैं वो काफी लोकली मैन्युफैक्चर्ड होते हैं, उसके लिए ये बेंचमार्किंग टेस्टिंग काफी जरूरी होना पड़ता है। इसकी एक ही मेन धारणा यही होती है कि पेशेंट सेफ्टी और लॉन्ग टर्म इफेक्टिविटी इसकी अच्छी होनी चाहिए, और ये डिवाइस ऐसे होते हैं कि पेशेंट के लिए लाभदायक हो, ना कि उनके लिए एक साइड इफेक्ट या उसको निकालने की कुछ धारणा हो जाए या कुछ कॉम्प्लिकेशन हो जाए। तो इसके लिए हमारे पास राज्य और केंद्र में लैब होंगे जो बेंचमार्किंग टेस्टिंग करेंगे मेडिकल डिवाइसेस का, और फिर उसी के बाद ये मेडिकल डिवाइसेस हमारे इस भारतवर्ष में इंपोर्ट किए जाएंगे। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये सारे जो बात अभी आपने बताई, ये बहुत सारे लाइफ सेविंग डिवाइस हैं, और इसके ऊपर निश्चित तौर पर बहुत ज़्यादा क्वालिटी कंट्रोल की ज़रूरत है। अब मैम उर्वशी जी, आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ कि इसमें एक बड़ा मुद्दा है ई फार्मेसी का, और इसका चलन अभी बढ़ रहा है, आगे और बढ़ेगा, जैसा कि डॉक्टर जयेश लेले ने कहा। आप जरा बताएं कि ऑनलाइन जो दवाओं की बिक्री हो रही है ई फार्मेसी, उसको रेगुलेट करने की जरूरत क्यों है, और वहां पर क्या खतरे इस वक्त दिख रहे हैं आप लोगों को? जी, इसमें देखिए अभी एक तो डिटेल्स आगे डिटरमिन होंगे। आप देखेंगे कि इसमें भी बिल में भी यही प्रस्ताव रखा गया है कि जो केंद्र सरकार है वो रूल्स बनाए और ड्राफ्ट करे कि ई फार्मेसी को कैसे रेगुलेट करना है। तो वो डिटेल्स तो अभी आगे
जाके आएंगे और सारे स्टेक होल्डर्स के इनपुट्स के बाद ही आएंगे। लेकिन इसकी जरूरत इसीलिए हुई क्योंकि जैसे आपने कहा कि काफी बढ़ रहा है, काफी ई फार्मेसीज खुल रही हैं, तरह तरह की दवाइयों की बिक्री हो रही है, और जिस तरह से आपने मेडिकल डिवाइस के लिए कहा, जो ड्रग्स होती हैं वो भी बहुत सेंसिटिव होती हैं, और उसमें भी जो क्वालिटी कंट्रोल है उस पे बड़ा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि अगर कुछ भी 19-20 हो गया तो किसी की जान तक को खतरा हो सकता है। तो जब हम ड्रग्स की बात करते हैं, मेडिकल डिवाइसेस की बात करते हैं, तो जो पेशेंट सेफ्टी है, पेशेंट सुरक्षा है, और ये एंश्योर करना कि पेशेंट के हित में जो हो रहा है वो पेशेंट के हित में है, वो सबसे बड़ी प्रायोरिटी बन जाता है। तो सरकार भी जो सोच रही है वो इसलिए नहीं सोच रही कि ई फार्मेसी के ग्रोथ को कुछ कर्ब किया जाए, वो सोच नहीं है। सोच ये है कि पेशेंट के हित में सबसे बड़ी क्या चीज होगी और पेशेंट की सेफ्टी किस चीज से बनी रहेगी। तो इसी को सोच में रख के, क्योंकि एक बड़ा प्रोलिफरेशन हो रहा है, बढ़ रही है ई फार्मेसीज, इसीलिए इनके रेगुलेशन के बारे में भी सोचना जरूरी है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, जो प्रिसाइज इसका रेगुलेशन आएगा वो सारे स्टेक होल्डर्स के इनपुट के बाद ही आएगा और उसके बाद ही रूल्स बनाएगी केंद्र सरकार। ठीक है। लेकिन जो लोगों के इनपुट आएंगे उसके आधार पर कानून बनाए जाएंगे। लेकिन जयेश लेले जी, आप जरा बताएं कि आपके हिसाब से, क्योंकि अभी ये हो रहा है ई फार्मेसी में कि प्रिस्क्रिप्शन की अनदेखी होती है, जेन्युइन है या नहीं है उसको क्रॉस चेक ठीक तरीके से नहीं किया जा सकता है या नहीं किया जा रहा है, दवाइयाँ सस्ती मिलती हैं तो लोगों का झुकाव ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर सर मतलब अंदर खाने चलता क्या है इसमें ई फार्मेसी में? अगर आपको सुझाव देना हो कि 2-3 चीज़ों को रेगुलेट किया जाए ई फार्मेसी में, तो आप क्या सुझाव देंगे? सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये रहेगी कि जो जिसको हम लोग ओटीसी प्रोडक्ट बोलते हैं, जैसे सिंपल पैरासीटामोल है या सिंपल खांसी की दवाई है, तो ये जो ओटीसी प्रोडक्ट्स है वो उसके ऊपर इतना कंट्रोल नहीं होना चाहिए, बल्कि शेड्यूल्ड ड्रग्स है, एच शेड्यूल में आता है, एंटीबायोटिक्स आता है, लॉन्ग टर्म में जो दवाई चलती है, जैसे कैंसर की दवाई है या डायबिटीज की दवाई है, ब्लड प्रेशर की दवाई है, तो ये जो दवाई चलती है लॉन्ग टर्म यूज होता है उसका, तो उसका डेफिनेटली उसके ऊपर से अच्छी तरह से कंट्रोल होना चाहिए। जो आपके पास ई प्रिस्क्रिप्शन आता है, जैसे ई फार्मेसी जो आज है, तो ई फार्मेसी रिलेटेड टू ई प्रिस्क्रिप्शन है, तो जो ई प्रिस्क्रिप्शन आपके पास आता है वो जेन्युइन है, उसके ऊपर पूरा डॉक्टर का, पेशेंट्स का, या तो फिर आइडेंटिफिकेशन, जैसे हम लोग आधार कार्ड लगाते हैं या उसका एड्रेस होता है या सेल नंबर होता है, तो उसका कुछ तो उसको आइडेंटिफिकेशन अच्छी तरह से होना चाहिए, नहीं तो ये मिसयूज होने का बहुत जास्ती कारण हो सकता है ई फार्मेसी में। तो इसके लिए रेगुलेशन करने के लिए हम लोग, जैसे मैडम ने बताया कि रूल्स एंड रेगुलेशन हम लोग आइडेंटिफाई करके गवर्नमेंट को सजेस्ट करेंगे, तो इसके ऊपर अच्छी तरह से उसका गवर्नमेंट का कंट्रोल होना चाहिए। और जो अनवांटेड जो मेडिसिन है, जो उसको ऐसे जो ओवर द काउंटर जो आज कोई भी केमिस्ट में जाके आप दवाई खरीद सकता है, तो उसको दवाई के ऊपर जो सेल है वो खाली सेल बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने यूज करना नहीं चाहिए या फार्मेसी ने यूज नहीं करना चाहिए, बल्कि पेशेंट का सेफ्टी का आउटमोस्ट नजर में रखना चाहिए। ये आपने बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है, लेकिन मेरे ख्याल से जो बात आपने कही डॉक्टर लेले, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जेन्युइन प्रिस्क्रिप्शन है कि नहीं है और उसके आधार पर आपको दवाई दी जा रही कि नहीं दी जा रही है। लेकिन ये मामला जो है ये सिर्फ ई फार्मेसी तक सीमित नहीं है, ये ऑफलाइन में भी ये दिक्कत आती है। जब आप दवाई की दुकान पर जाते हैं तो कई बार आप कुछ भी बता दें, दवाई डिमांड कर दें, प्रिस्क्रिप्शन ना भी दिखाएं तो आपको दवाई दे दी जाती है। तो आपको लगता है डॉक्टर देशमुख की ई फार्मेसी के साथ साथ ऑफलाइन जो मेडिकल जो मेडिसिन सेलिंग है उसके ऊपर भी ध्यान देने की जरूरत है, वहां पर भी रेगुलेशन की जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है, क्योंकि जो एक्ट वैसे बनाया गया है उस हिसाब से ऑनलाइन फार्मेसी हो या डायरेक्ट प्रिस्क्रिप्शन जो मेडिकल शॉप में दिए जाते हैं उसके बारे में हो, लेकिन ये पूरा रेगुलेट करना काफी दिक्कत का होता है। हमारी सरकार को काफी दिक्कत होगी, क्योंकि हर एक ई फार्मेसी हो या एक मेडिकल स्टोर हो उसके ऊपर ध्यान देना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। और परिणाम यही होता है कि बहुत बार ऐसे देखा जाता है कि प्रिस्क्रिप्शन गलत होता है या विदाउट प्रिस्क्रिप्शन भी ड्रग डिस्पेंस हो सकते हैं। लेकिन यही देखना है हमें कि कुछ शेड्यूल्ड ड्रग जो होते हैं उन्हें हमेशा एक शेड्यूल्ड ड्रग का अलग से इस्तेमाल करना होगा शॉप्स में,
या एक ऐसी सुविधा होनी चाहिए जो ई प्रिस्क्रिप्शन हो और ई फार्मेसी हो, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हो, ताकि हम एक एसएमएस द्वारे या कोई एक प्रणाली द्वारे हम क्रॉस चेक कर सके कि ई प्रिस्क्रिप्शन ये सही है, और तभी हम ई फार्मेसी से दवाई हम पेशेंट के घर तक पहुंच सकाए। ओके, ये बहुत महत्वपूर्ण सुझाव है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हेमंत देशमुख जी आपका, उर्वशी जी आपका, और डॉक्टर जयेश लेले जी आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आप भी अपने सुझाव दीजिए, अभी ये पब्लिक कमेंट के लिए इसे जारी किया गया है, आप भी अपनी राय दें, ये बहुत ज़रूरी है और ये साफ तौर पे हमारे और आपके हेल्थ से जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो इसको गंभीरता से लें। आप भी अपने सुझाव दें। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का।